रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़, कहीं पे पर्वत, कहीं पे नदी, कहीं पर गड्ढा या फिर कहीं पे बहुत बड़ा सपाट मैदान है, ठीक है, या फिर कहीं पे प्राचीन पठार है। तो जो हमारे भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, या फिर यहाँ पे 4 तरीके की स्थितियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले है पर्वत, फिर पहाड़ी, पठार और मैदान। अगर हम भारत को 100% मान लें तो इस 100% में 10.7% हिस्से पर पर्वत, 10.6% हिस्से पर पहाड़ी, 27.7% हिस्से पर पठार और 43% हिस्से पर मैदान पाया जाता है। और ये जो सभी हिस्से हैं, इनको कुल 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। यहाँ पे अगर हम ये भारत का एक रफली मैप मान के चले तो ऊपर के साइड में हमारा हिमालय है, जिसको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोला जाता है। फिर यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, जो कि बहुत बड़ा मैदान है, ठीक है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारत के दक्षिणी हिस्सा जो है, इसको प्रायद्वीपीय पठार बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पठार है, ठीक है। फिर है तटीय मैदान, यानी कि अगर प्रायद्वीपीय भारत को आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ समुद्र हैं, तो इसके किनारे वाले जो ये हिस्से हो गए, ये हो गए तटीय मैदान, ठीक है। फिर भारतीय द्वीप, अगर आप ध्यान देंगे मैप में तो इस साइड में, मतलब इसमें तो नहीं है, जो मेन मैप होता है, सिर्फ यहाँ पे बताने कह रहे हैं कि भारत के एक साइड में लक्षद्वीप है और दूसरे साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो कुल 5 धरातलीय भागों में बांटा जाता है। तो अब देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर भारत के भारतीय क्षेत्र की विशेषता ही अलग है। इसका विस्तार सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर लंबाई तथा 6000 मीटर की ऊंचाई है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला में है। इसका कहने का मतलब है कि हमारे भारत में हिमालय के अलावा भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। अरावली हो गई और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हो गया। लेकिन जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी विशेषता अलग है, क्योंकि इसका जो लंबाई है, या फिर इसका बोले कि कहाँ से कहाँ तक ये है, उसकी लंबाई देखें तो 2500 किलोमीटर है। अगर आपको पता होगा तो इस साइड में बहती है सिंधु नदी, ठीक है, और लास्ट में जाके हमारे असम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो यहाँ सिंधु नदी से उधर ब्रह्मपुत्रा नदी तक इसका जो लंबाई है वो कल 2500 किलोमीटर है। उसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है ये 6000 मीटर है, मतलब ये एवरेज ऊंचाई है, 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर हम बात पूरे एशिया की करें तो एशिया की जो 94 सबसे अधिक ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, उनमें से 92 पर्वत श्रेणियां इसी हिमालय में स्थित है, ठीक है। और जो हिमालय का क्षेत्रफल है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। और फिर जब हिमालय है, इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। फिर है वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय को ही आंतरिक हिमालय बोलते हैं। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। फिर है लघु या मध्य हिमालय, जिसकी एवरेज ऊंचाई 3000 मीटर है। फिर है शिवालिक हिमालय, जिसकी एवरेज ऊंचाई 1000 से 2500 मीटर है। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। देखिए, जो ट्रांस हिमालय है, इसमें भी 4 तरीके की पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी, फिर है लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ये शुरू तो ट्रांस हिमालय से ही होता है, लेकिन ख़त्म होता है वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय में। तो कई बार पीर पंजाल को वृहद हिमालय में भी गिन लिया जाता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए, कोई चीज़ शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं ख़त्म तो होगी ही, है ना। इकट्ठा थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी कि ये देश की सीमा है, यहीं से ख़त्म कर देते हैं। जो चीज़ें नेचुरल हैं उनको तो सीमा निर्धारित है नहीं, इसीलिए जो पीर पंजाल श्रेणी है ये कुछ हद तक वृहद में भी आ जाती है, और मान लीजिए कि ट्रांस में तो ये है ही।
तो सबसे पहले हम काराकोरम को देखते हैं। देखिए, काराकोरम की दो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 बोलते हैं, और दूसरी है गैसरब्रूम जिसको K4 बोलते हैं। यानी काराकोरम जो माउंटेन रेंज है, इसकी दो सबसे ऊंची चोटियां K2 और K4। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन, ये हमारे भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी भले ही K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन हमारे भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, ये POK यानी पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें स्थित है, लेकिन है तो भारत में ही ना। लेकिन अभी उस पर हमारा वर्तमान में पूरी तरीके से अधिकार तो है नहीं, इसीलिए मतलब अधिकार तो है लेकिन अब क्या कीजिएगा लेकिन फिर भी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन भारत में अगर सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो वो कंचनजंगा है। लेकिन जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, ये प्रसिद्ध है अपने ग्लेशियर यानी हिमनद के लिए। तो ये 4 इसके प्रमुख हिमनद है, जिसमें से आपने सियाचिन के बारे में तो सुना ही होगा। तो ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, इसका क्षेत्रफल 72 किलोमीटर। फिर बियाफोर्ड जिसका 63 किलोमीटर, बाल्टोरो 62 किलोमीटर और हिस्पर 61 किलोमीटर है। ये इसके प्रमुख ग्लेशियर हैं। काराकोरम माउंटेन रेंज अपने ग्लेशियर के लिए ही प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद दूसरा आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, जिसकी जो सबसे प्रसिद्ध जो माउंटेन है वो है राकापोसी। ये विश्व की सबसे खड़ी ढलान है। इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ वाला अगर पर्वत की ध्यान दें तो ये अगर यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहा है ना, तो इसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो राकापोसी है ऊंचा तो है, लेकिन जब नीचे ढलान है तो एकदम सीधी ढलान है, एकदम 90 डिग्री की ढलान है। तो जो राकापोसी पर्वत श्रेणी मतलब जो राकापोसी पर्वत है, ये खड़ी ढलान के लिए अपने फेमस है। और राकापोसी कहाँ है, तो लद्दाख में स्थित है। और इसी पर्वत श्रेणी में ही सिंधु और उसकी सहायक नदी श्योक है। और जो काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये सिंधु और श्योक नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करता है। और उसके बाद है हमारा जास्कर और पीर पंजाल। इसकी बहुत प्रमुख कोई विशेषता है नहीं, तो इसको बस ऐसे ही याद रखिएगा कि कौन कौन सी 4 पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। और बात अगर हिमालय की करें तो ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। इसे टेथिस सागर की भूसन्नति कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। यूरेशिया प्लेट का कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पूरे सभी महाद्वीप हैं, इनको कुछ कुछ प्लेटों में बांटा गया है। जहाँ से जब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही याद रखिएगा कि जो ये हिमालय है ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है और इसे टेथिस सागर की भूसन्नति कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि देखिए, अभी भले ही महाद्वीप में बढ़ गया हो, लेकिन इसके पहले क्या था कि भारत में 2 बहुत बड़े क्षेत्र थे, तो बहुत बड़ी भूमियाँ थी, जिसमें से एक अंकारा लैंड था, दूसरा गोंडवाना लैंड था। लेकिन पृथ्वी की गति के कारण यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड था ये धीरे धीरे ऊपर की साइड में उठ रहा था, धीरे धीरे ऊपर की साइड में उठ रहा था। लेकिन अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक टेथिस सागर भी था। अब ये गोंडवाना लैंड जब ऊपर उठ रहा था तो बीच में जो मिट्टी थी ये धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू हो गई और लास्ट में जाके हमारा बना हिमालय पर्वत। यानी कि जो टेथिस सागर था, इसी की जो मिट्टी थी, इसी की जो भूसन्नति थी, इसी से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। इसीलिए जो हमारा हिमालय है इसको टेथिस सागर की भूसन्नति कहा जाता है। तो ये था ट्रांस हिमालय। अब अगले वीडियो में हम वृहद, मध्य और लघु हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इसी में उसकी भी चर्चा कर देंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग इतना अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।